तो जब स्टॉक मार्केट में हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे डूबते हैं, गलतियां भी होती हैं, तो सही स्टॉक्स को चूज कैसे किया जाए मार्केट में? जो पेनी स्टॉक्स होते हैं कि लोग कहते हैं 2 रुपए वाला ले लो, 5 रुपए वाला ले लो, ये फटाफट बन जाएगा। तो मेरा उन लोगों के लिए मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर वो 5 रुपए के स्टॉक में कुछ होता, अगर वो कंपनी में कुछ होता, तो पहली बात वो आज 5 रुपए का नहीं होता। एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो एग्जिट कब करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को मार्केट में? जो लोग पिछले 1-2 सालों में मार्केट में आए हैं, 3 सालों में मार्केट में आए हैं, वो लोग क्या गलती करेंगे? सपोज करो आपने कोई स्टॉक बाय करा 100 रुपए में, स्टॉक का प्राइस रह गया हुआ 60 रुपए या 70 रुपए। जैसे उसका 100 रुपए का प्राइस आएगा ना, लोग उसको बेचेंगे, राइट। बेचने के बाद उस स्टॉक की शक्ल देखते रहेंगे, अरे यार ये तो देखते देखते 150 हो गया, 200 हो गया, राइट। जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगी। इसका प्राइस अनजस्टिफाइड है, मुझे नहीं समझ में आता। इनकी किसी की टिप्स पे कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब फ्रॉडस्टर है। आप ये समझ के चलिए कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसके पास कोई देवता आ रहा है और आपको पैसे कमाई करा के जा रहा है। आप मार्केट में ना एक सेइंग है बड़ी पुरानी, when everyone is greedy you should be fearful, when everybody is fearful you should be greedy। ये पॉडकास्ट एक ऐसा पॉडकास्ट होने वाला है जहां पर हम स्टॉक मार्केट के सिंपल टॉपिक से लेके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। स्टॉक मार्केट में एंट्री कब करनी चाहिए, एग्जिट कब करना चाहिए, स्टॉक्स को चूज कैसे करना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर पंकज मित्तल जी। ये 19 से 20 ईयर्स में एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। इनका एक्सपीरियंस और इनसाइट्स आज हम इस पॉडकास्ट में सुनेंगे कि स्टॉक मार्केट्स में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और स्टॉक मार्केट को कैसे समझना चाहिए। वेलकम पंकज जी टू योर शो। थैंक यू सो मच विदु जी। तो पंकज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। आपने स्टॉक मार्केट में एंटर कब किया, कैसे किया, मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरे यहाँ मार्केट में एंट्री हुई थी अराउंड 2006-2007 के आसपास में। इससे पहले हम लोग कुछ बैरिंग्स वगैरह की चीज़ें, बैरिंग्स वगैरह ट्रेड वगैरह करा करते थे। तो वहाँ पे क्या था, काफ़ी क्रेडिट का बिजनेस था, लोगों को उधार बांटो, ये करो वो करो। तो मैं वहाँ से काफ़ी थक चुका हुआ था, परेशान हो चुका हुआ था। तब मेरे को ये लगा था कि मेरे को कुछ ऐसा बिजनेस चाहिए था जहाँ पे मेरा जो पैसा है वो मेरे सामने रहे, कि अगर मेरे को बढ़ता है या घटता है, जो भी होता है, मैं अगर उसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करके पैसे मेरे अकाउंट में होने चाहिए। तो वहाँ से स्टॉक मार्केट में एंट्री करी। एंट्री करते ही, जैसा कि नॉर्मली मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि मार्केट में आओ, आते ही फटाफट पैसे जोश होता है कि पैसे बन जाएंगे, पैसे बन जाएंगे। पैसे बनते तो है नहीं, पैसे सारे उड़ जाते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ कि हमने मार्केट में एंट्री करी, पैसे डाले, ट्रेड करने की कोशिश करी, रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश करी। अल्टीमेटली सारे पैसे, मैक्सिमम पैसा, उसमें से कैपिटल हमारी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद में यूँ हमारी जर्नी शुरू हुई। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी गलतियां भी करी, पैसे भी डूबे उसमें, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर अगर हम करते हैं तो हमें वो नहीं करनी चाहिए गलतियां, जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स है कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर करता है स्टॉक मार्केट में? देखो, एक सबसे कॉमन मिस्टेक इंसान क्या करता है मार्केट के अंदर ना, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक्सपेक्टेशंस ना रियलिस्टिक नहीं होती। वो ये सोचता है कि मैंने मार्केट में अगर पैसे लगाए हैं तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, या 2 महीने में मेरे पैसे डबल हो जाएं, या 15 दिन में डबल हो जाएं। तो वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, वो बहुत हाईली स्किल्ड काम है। मार्केट में पैसा कमाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। अगर आप उसको मार्केट को थोड़ा समझ जाओ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और आप अपनी गेन्स को जो आप मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो उसको थोड़ा रियलिस्टिक रखो। तो इस तरह से आपके मार्केट में पैसे बनते हैं। जिसमें मैं आपको गलतियों की बात करूं तो जैसे मेरा एक की रूल है कि मैं मार्केट में वो पैसा डालता हूं जो मेरे पास स्पेयर पैसा है। मार्केट में नॉर्मली ये लोग गलतियां करते हैं, लोग स्पेयर पैसे नहीं डालते। लोग जब मार्केट चल रही होती है, पैसे बन रहे होते हैं, तो राइट लेफ्ट सब जगह से पैसे लेके मार्केट में डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसे बन रहे होते हैं। और जिस दिन मार्केट में पैसे घटते हैं तो उन सबको याद आ जाता है कि यार ये मैंने उधार के पैसे उठाए थे, इधर के उठाए थे। तब तक वो पैसा आपका टॉप से 30-40% उड़ चुका होता है। राइट। तो जब स्टॉक मार्केट में हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे डूबते हैं, गलतियां भी होती हैं, तो सही स्टॉक्स को चूज कैसे किया जाए मार्केट में कि ये स्टॉक्स मुझे 100% तो किसी चीज़ की नहीं है, बट फिर भी ये मेरे को मैक्सिमम परसेंटेज है कि ये मुझे गेन देकर जाएगा स्टॉक? क्या आप
पॉइंट्स का हमें ध्यान देना चाहिए इसमें? देखो, अगर मैं लेमैन की तरह बात करूं तो आपको क्या चीजें देखने वाली होती हैं कि सपोज करो आप हो, आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखो आप क्या चीजें यूज करते हो। जैसे आप कार यूज करते हो, राइट, तो आप मारुति की कार यूज करते हो, तो आपको पता है मारुति की कार की मार्केट अच्छी चल रही है, गाड़ियां इसकी बिक रही हैं, तो ये कंपनी अच्छा करेगी, तो आप उस स्टॉक को लेके बैठ सकते हो। आप एफएमसीजी अगर आप देखेंगे, कोलगेट घर में यूज करते हो, या ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, ये किस कंपनी के हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका आईटीसी है, जैसे आप देखोगे आईटीसी सिगरेट भी बनाता है, आईटीसी एफएमसीजी गुड्स के अंदर भी है। आज की डेट में सनफीस्ट उसका ब्रांड है, तो वो एफएमसीजी गुड्स के अंदर सिगरेट सिन गुड्स हो गए। सिगरेट लोग छोड़ने वाले तो है नहीं, लोग कंजम्पशन उसकी इंक्रीज ही होगी। अगर आप आज की डेट में यंगस्टर्स देखोगे तो उसका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। उसके ऊपर हमेशा एक जो प्रॉब्लम रहेगी वो ये रहेगी, गवर्नमेंट कभी भी इसका टैक्सेशन बढ़ा सकता है, बट उसका प्रोडक्ट ऐसा है, उसका जो सिन गुड है, सिन गुड उसके ऐसे गुड्स हैं कि जिसकी कंजम्पशन कम नहीं होगी टैक्स बढ़ने के बाद भी, तब भी लोग यूज करते रहेंगे। तो आईटीसी इज अ कंपनी जो लॉन्ग लास्टिंग कंपनी है, लंबा चलेगी। राइट। ऐसे आपको कंपनीज देखनी पड़ेंगी। अच्छा। इसमें आप जैसे आप होटल्स में जाते हो तो आप देखोगे कि लीला के होटल अच्छे कर रहे हैं, या आईटीसी के होटल्स अच्छे कर रहे हैं, या आपका ताज ग्रुप के होटल्स अच्छे कर रहे हैं, उनके होटल्स और आ भी रहे हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको इस तरह से चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आपको प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो रादर देन कि आप राइट लेफ्ट इधर उधर देखें कि भाई इस दोस्त ने ये शेयर बता दिया, किसी ने ये बता दिया, उन सब चीजों के बजाय आप जो पेनी स्टॉक्स होते हैं कि लोग कहते हैं 2 रुपए वाला ले लो, 5 रुपए वाला ले लो, ये फटाफट बन जाएगा। तो मेरा उन लोगों के लिए, मतलब मेरे को ये लगता है, जो मेरी आज तक की जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर वो 5 रुपए के स्टॉक में कुछ होता, अगर वो कंपनी में कुछ होता, तो पहली बात वो आज 5 रुपए का नहीं होता। दूसरा, आप तक इन्फॉर्मेशन से पहले जो मार्केट के अंदर फुल टाइम लोग बैठे हुए हैं, जो ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ज्यादा पैसा लेके बैठे हुए हैं, वो कब का उसको 5 रुपए वाले को 15-20 रुपए तो लेके चली गए होते। तो उन सब स्टॉक से आपको हटके रहना चाहिए। प्लस एक, लोगों को बहुत सारी, मेरे पास ये कॉल्स आती हैं हर हफ्ते की, मतलब 1-2 कॉल्स तो राजकोट से, इंदौर से, ये सब कॉल्स आती है। सब फ्रॉडस्टर हैं, इनकी किसी की टिप्स पे कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब फ्रॉडस्टर है। आप ये समझ के चलिए कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसके पास कोई देवता आ रहा है और आपको पैसे कमाई करा के जा रहा है। वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट ढूंढता हुआ आ रहा है, उसका अपना, आपका नुकसान होगा, उसका प्रॉफिट होगा, वो यही ढूंढता हुआ कुछ आ रहा है। तो आपको उन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल लेमन की, जैसे मैंने बताया, तो आपको ये देखना है कि हम लोग डेली नीड में ना, मतलब क्या गुड्स यूज करते हैं, वो उनकी सेल्स है ना, तो चलेंगी कंपनी। तो यानी सेल्फ अवेयरनेस होनी जरूरी है, हमें खुद अवेयर इधर उधर मार्केट में देखना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड लो चल रही है मार्केट में। बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये जो मैंने आपको कंपनीज बताई, ये कंपनीज आपको, आप CAGR में देखोगे 13, 14, 15% की रेंज में आपको रिटर्न देती रहेंगी, या 12 से 15% के बीच की आपको रिटर्न CAGR अगर आप देखोगे, आपको ये कंपनीज देती रहेंगी, क्योंकि इन कंपनीज का प्रोडक्ट ऐसा है। बट हाँ, ये कंपनीज मल्टी बैगर स्टॉक्स नहीं हो सकती। प्लस ये कंपनीज वो नहीं हो सकती जहां आपको 20-25% की CAGR की रिटर्न से, जहां 20-25% की CAGR की हम बात करते हैं, या मल्टी बैगर्स की बात करते हैं, वहां पे ना आपको एक मेहनत करनी पड़ती है, वहां आपको ढूंढना पड़ता है। अब मल्टी बैगर की बात कर रहे हैं, तो मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं, एक ऑडियंस को जरूर बताइए, मल्टी बैगर स्टॉक्स होते कैसे हैं, और हाँ, और चूज कैसे करते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स को? कि मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो आज की डेट में बहुत छोटी कंपनीज हैं, बट वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं, या जो उनका बिजनेस मॉडल है, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो कंपनी कल को बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। करेक्ट। ठीक है। अब उनको चूज करने के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर आपको चूज करना पड़ता है। आपको एक अपनी रिस्क दिखनी पड़ती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। उस कंपनीज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, जैसे कि मल्टी बैगर, अगर मैं स्टॉक की बात करूं, तो मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा, जो ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उस प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, राइट। प्लस वो कंपनी की मैनेजमेंट के आपको पिछले 5 साल 10 साल जो भी आपको इंटरव्यूज मिल जाए, उनकी कोई इन्वेस्टर कॉल मिल जाए, कॉन कॉल मिल जाए, आप उनको सुनो, उनको समझो, उसमें से ये समझो कि कंपनी का
कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो आपको कितने जेन्युइन लग रहे हैं, प्लस आप उस कंपनी की 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल की बैलेंस शीट निकालो, उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करो कि ये कंपनी अपनी ग्रोथ में कितनी कंसिस्टेंसी आ रही है इसमें, किस स्पीड पे ये ग्रो कर रही है। कहीं आपको आप क्या है कि जब आप बैलेंस शीट पढ़नी शुरू करते हो ना तो आपको उसमें कहीं ना कहीं नजर भी आना शुरू हो जाता है कि यार ये मैनेजमेंट एक्चुअल में मतलब जेन्युइन मैनेजमेंट है या ये फ्रॉड मैनेजमेंट है या क्या है क्या नहीं है। तो आपको उसके अंदर वो ढूंढना पड़ेगा। अब मैं आपको अगर सिंपल सी तरीका बताऊं, मतलब जो चीज़ मैं बहुत देखता हूं, सपोज करो मेरे लिए मल्टीबैगर कंपनीज वो होती हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज होती हैं। अब 100 करोड़ 200 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे, एक तो उनमें कैश फ्लो पॉजिटिव वर्क होना चाहिए, प्लस उसके अंदर कंपनी का आप प्रॉफिट देखोगे 1 करोड़ पे होगा 2 करोड़ पे होगा, इतना प्रॉफिट होगा। बट कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर अगर कंपनी के अंदर एक चीज जो और हम देखते हैं, सपोज करो कि किसी के उस कंपनी की जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है वो उस कंपनी में एंटर कर रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे आज के रेट में जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो नए आइडियाज के साथ आती है, उसके पास नई चीजें नई इनोवेशन लेके आती है वो कंपनी को ग्रो करने के लिए। क्या उस कंपनी की नेक्स्ट जनरेशन उसी बिजनेस में एंटर कर रही है या नहीं कर रही है? जब आपको नजर आता है कि उसकी नई जनरेशन भी उसी बिजनेस में एंटर कर रही है, वो काम कर रहे हैं, तो आप ये समझो अगर एक साल में उस कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गया या 5 करोड़ हो गया, जो कि हो सकता है क्योंकि छोटी कंपनीज के पास ही पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, या 2 करोड़ का 4 करोड़ हो गया तो स्टॉक तो डबल से भी ऊपर हो जाएगा ना, स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएगा, प्लस वो कंपनी ग्रोथ करती जाएगी क्योंकि अभी उसका साइज छोटा है। साइज छोटी के लिए ग्रैब करने के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जब वो मार्केट को ग्रैब करने पे जाएगा तो उसके अंदर कितना कितना पोटेंशियल है उस कंपनी के अंदर, तो वहां पे वो आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी, वो चीजें देखनी पड़ेंगी। उनकी बैलेंस शीट्स, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग उसमें अच्छी होनी चाहिए, 65% से ऊपर होनी चाहिए कि प्रमोटर अपना लेके बैठा हुआ है। वो कंपनीज नहीं चाहिए जिसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग ही कुछ नहीं है, 10-20% प्रमोटर होल्डिंग है। अब प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं तो प्रमोटर का इंटरेस्ट कहाँ होगा? प्रमोटर का तो इंटरेस्ट उस चीज में होगा कि इसका किसी तरह से प्राइस बढ़ जाए और मैं अपना स्टेक बेच के निकलूं। बाद में जो कलेश होंगे वो मैं देखता हूं। मेजॉरिटी स्टार्टअप कंपनीज में हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज जहां पर एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं, जब पेटीएम का आईपीओ आया था, मेरे कई सारे फ्रेंड्स से वो कहते हैं यार पेटीएम लेना है, पेटीएम लेना है। मैंने कहा भाई मैं तो इस स्टॉक की तरफ देखने वाला भी नहीं हूँ, ना मेरे को इसका आईपीओ में पैसे लगाना है, ना आईपीओ के बाद देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, लिस्टिंग के बाद देखेंगे क्या होता है। आप देखो कंपनी शायद 2100 रुपए के आसपास में अपना आईपीओ लेके आई थी, कंपनी का स्टॉक का प्राइस लो की साइड में 400 से भी नीचे चला गया था। तो कंपनी का अब मेरे को लोग पूछते हैं, आज कई लोग पूछते हैं कि तेरे को पेटीएम पसंद क्यों नहीं आया था। मैं एक क्लियर चीज कहता हूँ यार, पेटीएम समझो मैंने 100 रुपए आपको पेटीएम करे, आपने मेरे को करे, उस पेटीएम का तो खर्चा लग रहा है उसके अंदर, वो क्लाउड यूज कर रहा है, उसको अगर हमारी ट्रांजैक्शन में कोई भी एरर हुआ कुछ हुआ उसको मैनेज करने के लिए उसने बंदा भी बिठा रखा है, उसके एक्सपेंसेस लग रहे हैं। बट इसके पास में प्रॉफिटेबिलिटी का मॉडल है, रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल नहीं है, इसके पास रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगी, इसका प्राइस अनजस्टिफाइड है, मुझे नहीं समझ में आता। चाहे पूरा हिंदुस्तान पेटीएम कर रहा हूँ बट मेरे को पेटीएम नहीं लेना। और हमने देखा भी कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक का क्या हाल हुआ। उसके बाद दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ, मल्टीबैगर्स कैसे आपको मतलब अच्छी कंपनी जो बड़ी कंपनी है उनके अंदर कैसे ढूंढे जाते हैं। जैसे जोमेटो है, जोमेटो का जब आईपीओ आया, आईपीओ के बाद में स्टॉक मेरे ख्याल से 140-50 रुपए तक गया, तो मेरे को कईयों ने कहा ले लो, मैं मुझे स्टॉक पसंद ही नहीं है, मुझे इसकी वैल्यूएशंस बहुत महंगी लगती हैं, मेरे को स्टॉक नहीं समझ में आता। स्टॉक वहां से करेक्ट करता नीचे मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने 60 रुपए के आसपास में लेना शुरू किया था कि मैंने कहा यार अब मेरे को ये नजर आता है कि मतलब आज क्या हो गया कि जोमेटो हर घर के अंदर आ रहा है। एब्सोल्युटली अब लोग आलसी बनते जा रहे हैं, डिलीवरी जोमेटो हर घर में आ रहा है। प्लस अब ये ऊपर से इसके अंदर जो एक फीवर था ना कि स्टार्टिंग में कि न्यू एज कंपनी है, ये है वो है, वो सब निकल चुका हुआ है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से इसका प्राइस आ जाए और मैं अपनी जान छुड़ाऊं, राइट। तो अब मेरे को ये कंपनी पसंद आ रही है, हो सकता है खराब होगी तो हो जाएगी, देख लेंगे, कोई बात नहीं। हमने उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट एक डाला, हमारे डालने का स्टॉक और नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आई वाज टोटली ओके विद इट। और आज देख लो, आज स्टॉक 300 रुपए प्लस है। करेक्ट नहीं। तो वो आपको एक विजन, आपको मतलब हर कंपनी को एक बिग पिक्चर में लेना पड़ेगा, पिक्चर में देखना होगा। आपने जैसे बताया प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखनी है, प्रमोटर का बैकग्राउंड देखना है, प्रमोटर्स के इंटरव्यूज देखने हैं, बट आपने एक और चीज बोली कि बैलेंस शीट्स भी कंपनी की देखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। हर बंदे को बैलेंस शीट, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो
एक अपने तरीके से, तो बैलेंस शीट पढ़नी आनी ज़रूरत है। तो बैलेंस शीट्स एक तो हमारी आरओसी पे अवेलेबल होती हैं, पब्लिक कंपनीज की आपको मैं न्यूज़पेपर्स स्टॉक में भी मार्केट आती वालों के लिए हैं। सिंपल बताता हूँ। screener.in वेबसाइट है, आप screener.in पे जाओ, आपको कंपनी का नाम डालो, उसकी सारी बैलेंस शीट निकल के आ जाएगी, प्रमोटर होल्डिंग भी निकल के आ जाएगी, आपको सब कुछ निकल के आ जाएगा। आप उस पे देखो, अगर आपको और डिटेल चाहिए, आपको लगता है कुछ है, तो किसी सीए से कनेक्ट करो, आरओसी से उसकी निकालो, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, सब मिल जाएगा आपको। तो बैलेंस शीट में एक तो आपने कैश फ्लो पॉजिटिव के बीच में बात करी थी, और बैलेंस शीट में क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल लेमैन को, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको समझ आ सकता है कि मुझे बैलेंस शीट में कम से कम ये पॉइंट्स तो देखने ही देखने हैं, बाकी चाहे मुझे पूरी बैलेंस शीट नहीं समझ आ रही, वो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करेगा, बट जो एक लेमैन देखना चाहे तो क्या क्या की पॉइंट्स वो देख सकता है, उसको समझ आ सकते हैं? देखो, एक तो पी रेशो उसका कम होना चाहिए। पी रेशो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो देखो, वो सेक्टर टू सेक्टर ना डिपेंड करता है। किसी सेक्टर पे आपको ज्यादा रहेगा, वो आपको उसके पीयर्स के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपका पी रेशो हो गया, दूसरा मैं कई बार प्राइस टू सेल्स भी देखता हूँ कि इसकी सेल्स क्या है, डेट टू इक्विटी कितनी है, डेट टू इक्विटी कम होनी चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग के बाद में मैं कंपनी की आरओई देखता हूँ कि आरओई क्या आ रही है, आरओसी क्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी देखता हूँ कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कितने हैं, नेट मार्जिन्स कितना आ रहा है, एबिटा पॉजिटिव है या नहीं है, कंपनी का क्या है, वो सब चीजों को अगर आप देखना शुरू करोगे, और इसका बहुत ईजी है विदु जी, आप 500 कंपनीज की बैलेंस शीट उठाओ, सपोज करो आप कोई भी कंपनी मल्टी बैगर बनी हुई है, या आप कोई भी अच्छी कंपनी है, अब उठा लो, उसके 20 साल की बैलेंस शीट निकाल लो। कंपनी तो पहले छोटी थी ना 20 साल पहले, तो बड़ी तो अब हुई है। 20 साल पहले आप उसकी बैलेंस शीट को देखो, आपको नजर आएगा कि क्या क्या चीजें उसकी बैलेंस शीट में हो रही थी, कंपनी में कैसी कैसी चीजें नंबर्स देखने को मिल रहे थे। जो नई कंपनी आप पकड़ना चाहते हो, आप उसको उससे कंपेयर करके देखो ना, उसके पीयर्स वाली कंपनियों को कंपेयर करके देख लो, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस बैलेंस शीट के अंदर पहले ये था, तो अब बैलेंस शीट कैसी होनी शुरू हो गई, कंपैरेटिव हो जाता है। ये एक इजी वे हो गया। अब जैसे मैं बताऊं, मेरे को 18-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो अब बैलेंस शीट पढ़ के मतलब हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बैलेंस शीट नजर में आती है तो पता चल जाता है ये लेने लायक है या नहीं है। ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है। तो अगर कंपनीज की बात कर रहे हैं हम, आजकल कौन सी इंडस्ट्रीज आपको लग रहा है कि ये बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं, या आने वाले टाइम में इनके स्टॉक्स हैं, ये इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उसके स्टॉक्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इसकी वैल्यूएशंस इंक्रीज होंगी? देखो, एक तो सेक्टर वाइज अगर बात करें तो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है। एब्सोल्युटली। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो 100% आपका जो सीमेंट की कंपनीज हैं इनको फायदा होगा। अब उसमें आपको ये चूज करना है कि मेरे को सीमेंट में कौन सी कंपनी में जाना है, मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, या लार्ज कैप में जाना है, किस में जाना है, आपको स्टॉक उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सीमेंट मेरे को लगता है कि अच्छा सेक्टर आने वाले दिनों में रह सकता है। उसके बाद में फार्मा एक अच्छा सेक्टर है, ऑल्दो फार्मा के अंदर, फार्मा में नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता, लोगों को सजेस्ट नहीं करता कि आप इसको देखो। फार्मा के अंदर क्या, ज्यादातर कंपनीज के अंदर यूएस एफडी का चक्कर रहता है कि उनको आप कंपनी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यूएस एफडीए ने कोई उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कोई उस पर ऑब्लिगेशन लगा दिया, तो एकदम से स्टॉक डाउन आएगा। ऑल्दो कंपनी सारी अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ज्यादातर सारी कंपनीज अच्छी है। अब जैसे कंपनी मैनकाइंड फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा मेरे को बहुत पसंद आती है कंपनी। मैं ये कोई रिकमेंड नहीं कर रहा स्टॉक के, जस्ट मैं आपको चॉइस बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एब्सोल्युटली, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, बस मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मैनकाइंड फार्मा मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा इसलिए लगता है कि वो जो चीजें बनाता है वो एक तरह से आपका डेली यूज की चीजें हैं, प्लस वो मैक्सिमम सब कुछ इंडिया के अंदर ही बेचता है। उसका यूएस की एफडीए से कोई लेना देना नहीं है। जब उसका यूएस से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया के अंदर तो कर ही रहे ना, तो कर लेगा ना अपने आप, मैनेजमेंट अच्छी है। करेक्ट, तो ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है। अब यूएस की जैसे बात कर रहे हैं हम, यूएस की इकोनॉमी क्योंकि हमसे काफ़ी ऊपर है, और यूएस इकोनॉमी जैसे अभी टैरिफ लग गए हैं इंडिया पे, 50% तक का टैरिफ पहुंच गया है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में इंडियन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और कौन सी इंडस्ट्रीज पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, जिसके स्टॉक्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है यूएस टैरिफ की वजह से? इसमें देखो, ये ना मार्केट क्या फॉरवर्ड चलती है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा मतलब मेरे को तो टैरिफ को लेके कोई ऐसा डर तो है नहीं। अगर आप उसकी पूरी इकोनॉमिक्स देखोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जीडीपी पे 0.20% से ज्यादा का फर्क आएगा। वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पूरा कर देगी, रशिया से ऑयल लेके पूरा कर ही रहे हैं हम लोग ऑलरेडी। प्लस आप ये देखो कि जैसे टेक्सटाइल्स वाली कंपनी है, टेक्सटाइल इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब टेक्सटाइल वालों को अगर यूएस में जाके, पहली बात तो 25% टैरिफ के ऊपर वो चाहे 525 लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 25
के अंदर ही वायबल नहीं रहते। करेक्ट, एब्सोल्युटली, महंगा हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, हम वैसे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। उसके ऊपर तो आप फिर कुछ भी लगाते रहो ना न्यूज बनाने के लिए, तो हार्डली मैटर्स। तो उसमें क्या होगा कि जो कंपनीज है जो यूएस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, क्या वो कहीं पे भी नहीं करेंगे? उन कंपनीज पे ताला लग जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी तो होंगे। दूसरे ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में मेरे ख्याल 200 के आसपास कंट्रीज हैं। एब्सोल्युटली, वो बाकी कंट्रीज में मूव करेंगे। अफ्रीकन है, आपके उनके यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब कोई चीज वो यूएस में 100 रुपए की बेच रहे थे, दूसरी कंट्री में हो सकता है 99 की बेचेंगे। हाँ, उनके थोड़े मार्जिन तो कंप्रेस होंगे, करेक्ट, सेल थोड़ी बंद हो जाएंगी। करेक्ट। अभी तो वो जितना प्रोडक्शन बना रहे हैं वो यूएस को दे रहे हैं, यूएस उसका क्लाइंट है, अभी तक उनको बाकी राइट लेफ्ट उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप इसका दूसरा साइड देखना, सारी जिंदगी यूएस टैरिफ पे चल नहीं सकता, क्योंकि यूएस, आप ये देखो टैरिफ लगा के जो यूएस में कंज्यूमर है वहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली टैरिफ का पैसा देना तो यूएस के कंज्यूमर ने है ना, आज नहीं तो कल वो टैरिफ वापस नीचे आएंगे। कंपनीज के पास क्या होगा, अगर आप कंपनीज को देखोगे, अभी चाहे कंपनीज खराब लगते हैं, चाहे टेक्सटाइल्स वाली, अगर कंपनीज ने सपोज करो उसने 1 साल 2 साल यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, बट उन्होंने नई मार्केट्स डेवलप कर ली, नई मार्केट्स के अंदर तो उनकी सेल शुरू हो गई। कल को यूएस रीओपन हो गया तो उनकी सेल कितनी हो जाएगी? यूरोप में भी कर रहे हैं, दूसरी मार्केट में तो करने शुरू कर दी थी, यूएस में भी दोबारा से तो उनकी सेल कितनी हो जाएगी? सेल बढ़ जाएगी ना। तो आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है कंपनी की। किसी भी चीज को अगर आप देखो तो उसकी एक बड़ी पिक्चर देखो। जब उसकी सेल इंक्रीज हो जाएगी तब देखो ना कंपनीज कैसे शूट अप करेंगी। राइट। आप मार्केट में ना एक सेइंग है बड़ी पुरानी, when everyone is greedy you should be fearful, when everybody is fearful you should be greedy। राइट। तो अब आप इससे मतलब समझ जाओ कि जब सारी दुनिया कह रही है ना कि मेरे को ये नहीं लेना, मेरे को नहीं ये लेना, तो अगर आपको एक अच्छी कंपनी मल्टी बैगर, जो मैं इजीली बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी कंपनी उसके अंदर मल्टी बैगर चाहिए ना, तो आपको उस टाइम पे मिलेगी कि आपको देखो प्राइस और न्यूज दोनों अच्छी नहीं मिल सकती। अगर आपको प्राइस अच्छा मिलेगा तो उसमें न्यूज खराब मिलेगी। अगर न्यूज अच्छी होगी तो प्राइस भी नहीं मिलेगा ना। प्राइस आपको वो नहीं मिलेगा, नीचे का प्राइस नहीं मिलेगा, प्राइस बिल्कुल ऊपर का मिलेगा। राइट। तो अब जैसे मार्केट में हमने स्टॉक्स की बात करी कि हमारे प्राइस शूट अप होंगे, हमारे कैसे मार्केट चेंज होगी तो हमारे कैसे स्टॉक्स में चेंज आएगा। एंट्री के साथ साथ, जितना मुझे आइडिया, एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। तो एग्जिट कब करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को मार्केट से, मतलब उसे लगे कि ये दिस इज द राइट टाइम, आई शुड एग्जिट नाउ, मतलब मुझे ग्रीडी भी नहीं होना और अब इसके आगे नहीं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप मार्केट में रेगुलरली काम करते हो ना, तो स्क्रीन आपको बताना शुरू कर देती है। अब कोई लेमैन होगा, वो उसको देखने की अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग होगी। अगर हम इतने मतलब 18-20 साल से कर रहे हैं, रोज वही चीज देख रहे हैं, तो देख के ना एक फील आना शुरू हो जाता है कि अच्छा यार अब ना कुछ मार्केट में अनकंफर्टेबल जोन में मार्केट जाना शुरू हो गया। जब मार्केट अनकंफर्टेबल जोन में जाना शुरू हो जाए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस दिन आप सेल करो उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही मार्केट गिर जाए। वो कभी हो नहीं सकता। तो ये तो आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, पेस आना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको जैसे इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर हमने मार्केट बहुत अर्ली मैंने पकड़ लिया था कि मेरे को यार ये मार्केट घूम गई, मार्केट भागेगी, ऑल्दो इतनी भाग गई मेरे को भी नहीं पता था। उसके अंदर हमने मैक्सिमम उसकी जर्नी राइड करी है। लास्ट ईयर अप्रैल मई के आसपास की बात होगी, मार्केट 24-24.5 हज़ार के आसपास था। तो मेरे को मार्केट में ना डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो गया था। मैंने कहा यार अपना मार्केट मेरे को कंफर्ट जोन में दे नहीं रही, क्योंकि मार्केट ने बहुत एक्सपोनेंशियल गेन दे दिए हैं 1 साल के अंदर। अब मार्केट लोगों को दुखी भी करेगी। अब ये टाइम है कि जितना हमने रिस्क लिया हुआ था मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट चल रही होती है तो रिस्क वाला पैसा भी आ जाता है। अब वो टाइम आ गया है कि जब अपने पैसे को ना मतलब तरीके से मैनेज कर लो। हमने जितने ओवरहेड्स लिए थे सब कट डाउन कर दिए। हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखा कि कौन सा स्टॉक ज्यादा चल चुका है, ज्यादा भाग गया है, उसमें से एग्जिट करो। इसलिए एग्जिट नहीं करोगी वो खराब हो गया है, कंपनी खराब हो गई है। एग्जिट इसलिए करो क्योंकि अब मेरे को ये नजर आता है, हो सकता है कि ये 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद ये 30% नीचे मिल जाए, तब हम री एंट्री करेंगे ना। हाँ, राइट। तो हमने मैक्सिमम ना पोर्टफोलियो मतलब 50-60% खाली कर दिया था। पोर्टफोलियो खाली करने के बाद हम आराम से बैठ रहे, मार्केट 26,200 26,300 तक निफ्टी चला गया। ठीक है, चला गया भाई, अपना एक व्यू 24,000-24,000 पे बना, मैं पकड़ तो सकता नहीं हूँ। हम एग्जिट करके आराम से बैठे हुए थे। ये मैं इक्विटी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की नहीं बात कर रहा हूँ।
तो हम वहां पे एग्जिट करके बैठ गए। इस साल जब मार्केट का 21,700 के आसपास का लो आया था, उस टाइम पे 22,000 की मार्केट पे मेरे को मार्केट में कंफर्ट आना शुरू हो गया था। मुझे तब ये लगना शुरू हुआ था कि मार्केट में ना अब डाउन साइड बहुत कम है, तो इट इज बेटर कि जो पैसा निकाला था वो वापस री इन्वेस्ट करना शुरू करा जाए। जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूं, कंपनी है हुडको मेरे ख्याल से उस टाइम पे 350 के आसपास का प्राइस हो गया था। वो आपको उस टाइम पे अभी 6 महीने पहले वो 200 रुपए का मिल रहा था। अच्छा। अब कंपनी में थोड़ी कुछ खराब हुआ है, 350 में भी वही था, 200 में मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। कंपनी के कोई पैरामीटर्स तो चेंज नहीं हुए ना, कंपनी ने बिजनेस चेंज नहीं करा, राइट। तो वहां पे खरीद लो ना। तो वहां पे खरीद के आराम से बैठो। अब आपको जैसा मार्केट ने पीछे रिटर्न दिया था 23-24 में, वो रिटर्न नहीं देगी, लेकिन आपको मार्केट अच्छा रिवॉर्ड करेगी। राइट। अब एक और गलती बताता हूँ जो भी करेंगे लोग, जो मतलब मुझे फीलिंग आ रही है जो होगी मैक्सिमम लोग करेंगे। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मार्केट इज गियरिंग अप फॉर अ बिग अप मूव। अच्छा। मैं मतलब हम लोग फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। हम लोगों को लगता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि मार्केट में बड़ा मूव एक आने वाला है, ऊपर की तरफ का आएगा, उसके लिए हम लोग रेडी बैठे हैं। अब इसमें जो लोग पिछले 1-2 सालों में मार्केट में आए हैं, 3 सालों में मार्केट में आए हैं, वो लोग क्या गलती करेंगे? सपोज करो आपने कोई स्टॉक बाय करा 100 रुपए में, स्टॉक का प्राइस रह गया हुआ 60 रुपए या 70 रुपए। जैसे उसका 100 रुपए का प्राइस आएगा ना, लोग उसको बेचेंगे। राइट। बेचने के बाद उस स्टॉक की शक्ल देखते रहेंगे, अरे यार ये तो देखते देखते 150 हो गया, 200 हो गया। राइट। अब वो टाइम है कि आपने जो तपस्या पिछले 1 साल में करी है, आपने दुख जो झेला है, अब आप अपने पोर्टफोलियो को आराम से संभाल के रखो। मार्केट का जो अपमूव आता है, उस अपमूव में पैसे कमाने की कोशिश करो। अच्छा, ओके। अब वहाँ पैसे बनेंगे। राइट। स्टॉक मार्केट के अलावा फ्यूचर ऑप्शंस भी एक ऑल्टरनेटिव होता है। हमारे पास जितनी रिटर्न्स आती हैं, टैक्स रिटर्न्स आती हैं, हमें तो ऑप्शंस में मेजॉरिटी में लॉसेस दिखता है। मुझे कई बार समझ नहीं आता कि इतने लॉसेस लोग कर रहे हैं, फिर भी लोग इन्वेस्ट कर ही जा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। क्या रीज़न है फ्यूचर ऑप्शन में लॉसेस का? करने चाहिए या नहीं करने चाहिए इन्वेस्टर्स को? ये आप एडवाइस करें। आप पहले तो एक चीज समझो, फ्यूचर ऑप्शंस जो है वो मतलब वो सेगमेंट बना क्यों था? वो बना था आप अपने पोर्टफोलियो को एक तरह से हेज करें। ठीक है। अब लोगों ने हेज के बजाय उसको समझ लिया कि ये तो रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम है। बट बना तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन उड़े बहुत सारे हैं। अब आप ये देखो, आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, खोलने के बाद अपना ब्रोकर के पोर्टल पे आप लॉगिन करते हो। लॉगिन करते ही सबसे पहले सेबी का डिस्क्लेमर आता है कि आप ये देखो कि 10 में से 9 लोग ऑप्शंस के अंदर F&O में पैसे गवाते हैं। उसके बाद भी लोग वो उसमें लगे रहते हैं। ठीक है। उसका रीजन क्या है कि सबको ना क्विक मनी चाहिए। अब बहुत लोग हैं 20,000 50,000 रुपए लेके आते हैं, क्या आज 2,000 बन जाए, आज 500 बन जाए, तो वो बनेगा नहीं। वो अल्टीमेटली उसके 50,000 खत्म होंगे। मैं कई लोगों को, मैं आपको बड़ा फनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के ना बिल्कुल सामने एक MNC कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी ही है, लिस्टेड कंपनी है। उस कंपनी का ऑफिस था, उसमें करीब 70-80 लोग काम करते होंगे। अब हर सेकेंड डे क्या होना शुरू हो गया, मेरे ऑफिस के अंदर वो घुसे, सर कॉल लूं या पुट लूं? मैं किसी को सजेशंस तो देता नहीं, तो मैं उनको मना कर देता। थोड़े दिन के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार इस कंपनी का शेयर क्यों डाउन जा रहा है। तो मेरे को समझा भाई यार ये कंपनी का शेयर चलेगा कहाँ से? खुद तो इसका स्टाफ सारा दिन तो ये काम करने में लगा हुआ 3 बजे तक, और ज्यादातर सब पैसे गवा के बैठे होंगे। इनके पैसे बने तो है नहीं, इनकी शक्ल बता देती है कि अगर आपके आज पैसे बने हैं या गए हैं, उनकी शक्ल बता देती है। तो एक दिन हार के मैंने उनको 15-20 लोग थे, उनको कहा कि भैया आओ। उनको समझाया कि जहां जॉब कर रहे हो वो जॉब करो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसे मत गवाओ। इससे बेटर है ये पैसे से अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ले जाओ, तुम्हारी एक मेमोरी बन जाएगी। मार्केट में आप पैसे गवाओगे और मार्केट को गालियां दोगे। अब आपको बताता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे बनते कैसे हैं। लोग आते हैं कि 5,000 लगा के 10,000 हो जाए, 50,000 लगा के लाख रुपए हो जाए, वो नहीं होता। फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर हम लोग कैसे करते हैं, या जो प्रॉपर जो वे है वो होता है आपके पोर्टफोलियो को हेज करने का, या आप तरीके से काम करने का। उसमें रिटर्न आती है आपकी 1% की। 1 से 2%, मतलब 0.75% to 2% आप लेके चलो, डिपेंडिंग ऑन आपका ट्रेड क्या है। उस अकॉर्डिंगली आपकी रिटर्न निकलती है। लेकिन वो निकलती कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो है, मैंने अपना पोर्टफोलियो ब्रोकर को प्लेज कर दिया, प्लेज करके मेरे पास मार्जिन आ गया, जो मार्जिन मिल जाता है।
उस मार्जिन से मैंने कोई ना कोई कॉल बेच दी या पुट बेच दी, उसका एक स्प्रेड बना दिया कि अगर ऊपर जाएगी तो ये होगा, नीचे जाएगी तो ये होगा। अब वो पूरे महीने में क्या होगा कि उसमें थीटा डीके होता रहेगा, टाइम वैल्यू डीके होती रहेगी। अगर मार्केट उस रेंज के अंदर रही तो कॉल भी और पुट भी दोनों जीरो हो जाएंगी। और क्योंकि आपने वो सेल करी हुई है तो आपको लास्ट डे बाय करनी है। अब आपने लास्ट डे जब बाय करनी है और उसका थीटा डीके हो चुका हुआ है, तो अगर आपने, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉल बेची, वो कॉल बेची आपने 3 रुपए की या 10 रुपए की बेची, ठीक है, उसका लॉट साइज है 75 का। आपको क्या होगा, महीने के एंड में 750 रुपए में मिल जाएंगे, कॉल में भी और पुट में भी, अगर उस रेंज के अंदर मार्केट रहती है तो। ठीक है, वो आपका प्रीमियम आ गया। अब आपका लगा क्या है उसमें, आपका पोर्टफोलियो जो आपने स्टॉक्स का बनाया था तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है ना। अब आपने उसके अगेंस्ट में मार्जिन ले लिया, उस मार्जिन को यूज करके आप अपना परसेंटेज निकाल रहे हो, अपना कुछ पैसा निकाल रहे हो। लेकिन ये बहुत सेफ होता है, बट ये रिस्की भी होता है। रिस्की कैसे होता है, इसमें आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट की रेंज ये रहेगी। अगर मार्केट उस रेंज से बाहर निकल गई और थोड़ा बड़ा मूव आ गया, तो आपने शायद 5-7 साल में जो कमाए होंगे ना, उसके अंदर वो सारे आपके एक ही दिन में निकल जाएंगे। उसके लिए आपको संभालने के लिए पीछे अनलिमिटेड मार्जिन होना चाहिए, जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता। तो वहां आके क्या होता है कि उनकी कैपिटल साफ हो जाती है। तो इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैं वैसे नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ, अगर आप स्किल्ड नहीं है, आपको मार्केट के फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, फुल टाइम आप इन्वेस्टर नहीं है, और आपको लॉस बुक करना नहीं आता, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ट्रेडिंग और एफ&ओ जो है ना, जितना स्किल का गेम है उतना ही साइकोलॉजी का गेम है। राइट, कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। हाँ। ठीक है, अब आपको लॉस बुक करना है, तो आपको लॉस बुक करने के लिए आपको हिम्मत होनी चाहिए ना कि अच्छा मेरा 2 लाख का लॉस हो रहा है या 5 लाख का लॉस हो रहा है, तो मेरे को एक क्लिक दबा के लॉस लेना है, ये दिस इज द राइट टाइम, इससे ज्यादा नहीं तो लॉस बढ़ता जाएगा। उसमें मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, लोग लॉस ही लेते हैं, अरे हो सकता है, वो इमोशंस पे चलते हैं। वहां आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपको साइकोलॉजिकली अपना मेंटली बहुत टफ होना चाहिए वहां पे, कि ताकि आप उसमें से एग्जिट कर पाओ, आप लॉस एग्जिट कर पाओ। भाई आपने समझो 5 साल कमाया है, या आपको ये लगना शुरू हो गया एक टाइम के बाद, आपको लगना शुरू हो गया नहीं यार ये मार्केट ना जो मैंने सोचा था उससे अलग हो रही है, डिफरेंट हो रही है, तो डिफरेंट हो रही है, तो आपको वहां पे एग्जिट भी करना है। बहुत बार ऐसा हुआ, आप एग्जिट करोगे, वापस जो आपने सोचा था वही हो जाएगा, वही वापस हो गया। राइट। हाँ। वो एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को एग्जिट नहीं करने देती, लॉस बुक नहीं करने देती। अभी और बढ़ जाएगा, अभी लॉस कम हो जाएगा, अभी लॉस कम जाएगा, तो वहां आपको उसमें से उन चीजों से दूर रहना है। और सेकेंडली ये एक फुल टाइम काम है। मैं कहता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ, पहली बात तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ना, मतलब नॉर्मली जो लेमैन है या जिनका फुल टाइम बिजनेस नहीं है, उनको फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिस्की है। आपको अलर्ट रहना पड़ता है, मार्केट से आपको अलर्ट रहना पड़ता है। और लोग, मैं देखता हूँ कि जैसे हम लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, तो हम लोग 2-2, 4-4, 5-5 स्क्रीन्स लगा के बैठे होते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, उसके बाद भी कई बार हम लोग भी नहीं पकड़ पाते। करेक्ट। तो वो जो बंदा एक अकाउंट खोल के मोबाइल पे जो सोचता है 10 मिनट में या आधे घंटे में एक बार मोबाइल पे देख लूंगा क्या हो रहा है, वो कहां से कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, वो लॉस करके निकलेगा। तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो होती नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि लॉस कब बुक कर लेना चाहिए, हमें कब ध्यान देना चाहिए, तो क्या राइट स्ट्रैटेजी होती है एग्जिट करने की कि हमारा लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट भी हम ज्यादा ग्रीडी ना हो? व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर दैट? एक सबसे पहली चीज होती है कि आपका पोर्टफोलियो, पहले तो मैं बता दूं कि लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना चाहिए, इक्विटी सेगमेंट में आना चाहिए। इक्विटी सेगमेंट में आप आओ, वहां पे अपना पोर्टफोलियो एक तरीके से डिजाइन करो। डिजाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली 20, 25 या 15 उसकी रेशियो में ना आपके स्टॉक्स होने चाहिए, कि जो आपने पैसा लगाया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जब आपका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्लस उसमें जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि मैं भी लोगों से बात करता हूँ, दोस्तों को देखता हूँ कि लोगों के पोर्टफोलियो में ना विनिंग स्टॉक्स कम होते हैं, लूजिंग स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं। लूजिंग स्टॉक्स ज़्यादा होने के पीछे, और उनमें पैसा भी ज़्यादा लगा होता है। उसका एक रीज़न ये होता है कि जैसे ही सपोज करो किसी ने कोई स्टॉक लिया 100 रुपये में, स्टॉक का प्राइस रह गया 95, दे स्टार्ट एवरेजिंग, कि स्टॉक को एवरेज कर लो, गलती से ऊपर आ गया तो मैं बेच दूंगा। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो 10%, 20% वो ऊपर नीचे हो सकता है। राइट। बिना उसके नहीं चलता, खाली एक साइड नहीं चलता। दूसरा, आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब हम जो एवरेजिंग नहीं करते, हम लोग तो क्या करते हैं कि अगर स्टॉक
मैं बहुत बुलिश हूँ कंपनी के ऊपर कि मुझे ये स्टॉक लेना ही लेना है, तो व्हाट आई विल डू कि अच्छा 20% से ज़्यादा जब वो नीचे आएगा तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड करूँगा, ठीक है, मैं तब करूँगा। नहीं तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, उसकी अगर 100 रुपये में मैंने स्टॉक खरीदा है, वो उसका प्राइस हो गया 105, तो मैं और बाय कर लेता हूँ, 110 हो जाता है मैं और बाय कर लेता हूँ। मैं नॉर्मली ये स्ट्रैटेजी पे चलता हूँ, मैं लूजिंग स्टॉक के अंदर कम करता हूँ। एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पोर्टफोलियो को आपको इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए सारे स्टॉक्स के अंदर, जितने भी आपको 20 रखना चाहते हो, 25 रखना चाहते हो, उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उससे क्या होगा कि आपके सपोज करो 20 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, 2, 4, 5 ऐसे होंगे जो नेगेटिव रिटर्न देंगे, 10-15 ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे। तो वहां आपको ये देखना है कि मेरी जो भी कैपिटल थी, क्या मैं अपनी कैपिटल के ऊपर आया हूँ या नहीं आया। तब आपको रिटर्न का जो हिसाब लगाना, रिटर्न का आपको ना अपने पूरी कैपिटल के ऊपर रिटर्न का हिसाब लगाना है। आपको ये नहीं चलना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे आपके पास में विनर्स हों, वो कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल, दोनों मिक्सचर होता है। कुछ आपके लूजर्स ना चाह के भी ना बन जाते हैं। कोई स्टॉक लिया कि लगता है कि ये चलेगा, नहीं चला, हो सकता है 2 महीने नहीं चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक कंपनी बाय करी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा स्टॉक का। वो स्टॉक को मैंने जब बाय करने के बाद मैंने 125-126 रुपए में बाय करा होगा। वो कम से कम 6 महीने तक वो स्टॉक 100 रुपए आ गया। वो हिले ही ना, अच्छा, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। बट आई वाज लाइक कि मेरे को कंपनी के फंडामेंटल्स ओके थे। कंपनी में बताता हूँ करती क्या थी, लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट के डब्बे होते हैं, कंपनी लिफ्ट के डब्बे बनाती थी। अच्छा, ठीक है, मतलब हमने ढूंढी थी कि ये कंपनी क्या करनी, मतलब मल्टी बैग स्टॉक था एक तरह से। मैंने वो कंपनी पकड़ी, भाई लिफ्ट के डब्बे बनाती है। ये कोविड के बाद की बात है। अब उसमें आप देखो कि इंफ्रा के ऊपर पुश आ रहा है, डीएलएफ की प्रॉपर्टी बिक रही है, सबकी प्रॉपर्टी बिक रही है। जहां पे भी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कोई भी नया बनता है, नई प्रॉपर्टी कोई भी बनती है, तो लिफ्ट तो वहां लगती है, घरों में भी लगने लगती है। जब लिफ्टें बिक रही है तो लिफ्ट के डब्बे तो बिकेंगे ना। घर इतने सारे बिकेंगे तो लिफ्ट तो लगेगी इसके डब्बे। आज मेरे का स्टॉक होगा 500 रुपए के आसपास, 450-500 रुपए के आसपास स्टॉक होगा। मॉडरेट रिटर्न दे रहा है मेरे हिसाब से। तो मुझे तो मतलब अगर 4 साल में वो 4 गुना 4-5x हो गया है तो बहुत अच्छी रिटर्न भी है, ठीक है, तो लेके बैठे हुए हैं। अब वो उसी स्टॉक को अगर आपको बताऊं, जब मैंने लिया, लेने के बाद वो 6 महीने 8 महीने तक वो 100 रुपए पे पड़ा रहा, वो हिला ही नहीं। कोई बात नहीं हिला तो तू नहीं हिला तो हम मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, पड़ा रहने तो क्या फर्क पड़ता है। जब उसने रिटर्न देना शुरू करा तो आपको देखेगा ना पूरा। करेक्ट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही मैं मल्टी बैगर्स में होता हूँ, मेरे पास कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मेरे बाय करने के बाद में। अभी एक स्टॉक है अराउंड 15 महीने पहले मैंने लिया था, लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनी है। वो कंपनी मैंने शायद 250 रुपए के आसपास में बाय करी थी। वो कंपनी भी 200 रुपए 210 रुपए के अंदर, मतलब 6 महीने तक वहीं पड़ी रही होगी, नहीं हिला होगा स्टॉक। और अभी रिसेंटली स्टॉक ने हाई बनाया था 855 का। अच्छा, तो आपको कंपनी के ऊपर तो अब मेरा वहां कन्विक्शन उसके प्राइस पे नहीं था। मेरा कन्विक्शन इस चीज पे था कि कंपनी फंडामेंटली ओके है, कंपनी की क्लाइंटेल ओके है, कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोथ है, इस कंपनी के अंदर, ग्रोथ है कंपनी के अंदर, तो बैठे रहो, ये बढ़ेगा स्टॉक, ठीक है। तो यूं आपको करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे ही हम स्टॉक्स की जैसे बात कर रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, तो लोगों को लगता है कि लार्ज कैप फंड्स ही उनको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में उनको उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी जितनी लार्ज कैप फंड्स में है। आपको क्या लगता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तीनों में करना चाहिए या एक में ही करना चाहिए? देखो क्या होता है, लार्ज कैप के अंदर ना आपको मल्टी बैगर्स नहीं मिलते, प्लस लार्ज कैप के अंदर आप ले लीजिए आपको 13-14-15% की रिटर्न वो देते रहेंगे। और जहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप की बात आ जाती है, वहाँ पे आपको ना रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट। लेकिन वहाँ पे क्या आपको ना थोड़ा सा उसके अंदर ना एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। बहुत सारी कंपनी अच्छी तो बहुत सारी अच्छी होती हैं, बट आपको ढूंढना कि मेरे मतलब की कौन सी कंपनी है। प्लस आपको बहुत सारी चीज़ों के ना आपको जाना पड़ेगा, उनके पीछे बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा कि इस कंपनी, ये अगर कोई बड़ी कंपनी है, इस बड़ी कंपनी के अंदर 100 चीजें लगती होंगी। ये कोई पार्ट, फॉर एग्जांपल मारुति ही है, मारुति के अंदर कितना कुछ लगता होगा। तो आपको मारुति में ढूंढना पड़ेगा कि मारुति के अंदर गियर बॉक्स कौन देता है इसको, लाइट कौन देता है। सब कुछ तो खुद नहीं बनाता ना मारुति तो असेंबल करता है। मारुति किस किस कंपनी से चीजें ले रहा है, तो आपको वहां उनके पीछे जाना पड़ेगा। तो जो कंपनी मारुति को सप्लाई कर रही होगी रेगुलरली, वो कंपनी खराब तो नहीं होगी ना, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, उसके नंबर्स भी बता देंगे। तो वहां आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां पे आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। अब उसके बाद सपोज करो वो लाइट बना रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, अभी तो मारुति को दे रहा है, कल को अगर इसका हुंडई से भी टाइप हो गया या कल को टाटा से टाइप हो गया, तो इसकी ग्रोथ कैसे जाएगी, ग्रोथ कैसी होगी, वहां आपको ढूंढने पड़ेंगे स्टॉक्स। मिड कैप और स्मॉल कैप, फिर इनमें क्या होता है
कि जैसे हम लोग तो स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने आज कोई स्टॉक बाय करा, आपको लगता है कि ये अच्छा स्टॉक है, ये ऊपर जाएगा, 5%, 10%, 15% ऊपर जाएगा। हमने उस स्टॉक के अंदर बैठे रहे अगले 10 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में या हफ्ते भर में, स्टॉक के अंदर 10% का मूव आया, हमने उसको अपना प्रॉफिट उसमें से बुक करा, हम एग्जिट हो गए बैठ के। अब वो पैसा तो मेरा फ्री हो गया ना। अगर आप उसके अंदर कैलकुलेट करने चलोगे, ये आपको साल के अंदर अगर 10% वाले 4 स्टॉक भी मिल गए जिनका आपने मोमेंटम पकड़ लिया, तो आपने 40% का रिटर्न निकाल लिया। करेक्ट। ऑल्दो ये आसान नहीं होता, मुश्किल काम होता, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको एक्सपीरियंस लगता है। उसके लिए मैं हमेशा जो भी लोग होते हैं मैं सबको ये गाइड करता हूँ कि बेटर है आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में जुड़ो, रादर देन की किसी भी दोस्त ने कहा है या टीवी ने कहा है या राइट लेफ्ट किसी टेलीग्राम चैनल ने कहा है, सबको छोड़ दो, किसी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जुड़ो, उस फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस के अंदर चलो। फाइनेंशियल एडवाइजर को भी पहले जज कर लो, तो बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऐसे मिलेंगे कि मतलब आप ये समझो कि आपको फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता। नहीं, वो तो नहीं है। ठीक है, अगर वो फ्री में मिल रहा है यानी कुछ पक्का गोल है उसमें। राइट। अब बहुत सारे मार्केट में ना मतलब सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स हैं, आप उस एडवाइजर की सब्सक्रिप्शन लो, पैसे तो लेंगे ना, ले लेंगे, बट आपको गाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब एग्जिट करना है। अब आप सोचो, मतलब मैं इसमें जैसे मैं अपना अगर ऐड करूं तो जब हम लोगों की स्टार्टिंग हुई थी तो हमने भी कई सारे एडवाइजर्स को यूं पैसे बांटते थे हम लोग कि भैया किसी को 50,000 मांगे, किसी ने लाख मांगा, किसी ने 20,000 मांगा, चल दे दे एक बार ही दे दे, देख के देखते हैं। बट वो जो स्टॉक्स देता था ना, हम जनरली बाय नहीं करते थे, स्टार्टिंग में तो हम बिल्कुल नहीं करते थे। हम उसका पैटर्न समझने की कोशिश करते थे, इसका पैटर्न क्या है, क्या कैसे करना चाहते, क्योंकि उसने तो 50,000 में लिए हैं, वो 50,000 में अगर उसने गलत चीज दे दी, उस 50,000 के सामने शायद हो सकता है मेरे 25 लाख रुपए लग जाएंगे। तो मेरा अगर मैंने ब्लाइंडली फेथ कर लिया तो मेरा तो 25 लाख का लॉस हो जाएगा ना। मेरे को पहले जो उसने मेरे को स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, उन स्टॉक्स को मैं खुद बैठ के फंडामेंटली समझता था कि इस कंपनी के अंदर इसने बाय दिया है तो बाय क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर वो स्टॉक की परफॉर्मेंस 6 महीने में देखता था, उनकी परफॉर्मेंस कैसी आई है, तब हमें समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं ये चीजें ठीक है। अगर कोई पैसे ले रहा है तो उसने मेरे को पैसे बना के भी दिए होंगे, राइट, पैसे की रिटर्न भी निकल के आ रही है, तो वो चीज जरूर करनी चाहिए। ऐसे ही रिस्क एपेटाइट, जैसे रिस्क एपेटाइट और रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें, रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो हर एज ग्रुप की 20 to 30 का एक अलग अलग रिस्क एपेटाइट होगा, 30 to 40 का अलग होगा, 40 to 50 का अलग रिस्क एपेटाइट होगा। कौन से एज ग्रुप में कितना रिस्क लिया जा सकता है और कैसे जज किया जाना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स उनको प्रेफर करने चाहिए हर एज ग्रुप के अंदर? अब देखो, जैसे 20, 25 साल, 30 साल की एज है, 20 to 30 का जो एज ब्रैकेट है, मुझे लगता है तब कोई भी इंसान है वो नया नया पैसा कमाना शुरू करता है, तब उसके पास में ना ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं। उसको अपना पैसा मतलब कि मार्केट में चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए, चाहे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करे, उसको जरूर करने चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे जितनी भी एसेट क्लासेस हैं, उन सब एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म करती है स्टॉक मार्केट, राइट, कोई और दूसरी मार्केट नहीं करती। तो आपको स्टॉक मार्केट जब आउट परफॉर्म करती है तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर तरीके से आना है, सिस्टम से आओ। आप समझो आपके पास रिस्क लेने के चांसेस है, आपने सपोज करो अगर आपने अर्ली एज के अंदर ही पैसा मार्केट में डाल दिया, स्टॉक्स ग्रो करके, तो 30 आपको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपने अगर 20 से 30 वाली एज के अंदर सपोज करो आपने 10 लाख रुपए भी मार्केट में डाल दिया किसी तरह से, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ कि 10 लाख भी डाल दिया, हो सकता है कि जब आप 40 साल के हो गए तो ये 10 लाख ही आपको 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए वो मिल सकता है। तो आपके लिए एक फंड तैयार हो गया ना। करेक्ट। और जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जाएगी तो आपका रिस्क जो टेकिंग एपेटाइट है वो आपका कम होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है पैसे डाल देने चाहिए। और दूसरा, हम इंडिया में बैठे हैं, मतलब मैं तो बहुत बुलिश हूँ इंडिया पे। मुझे तो कोई कह दे कि इंडिया के बाहर कहीं पैसा लगाना, मैं 1 रुपया नहीं लगाता। मैं कोई यूएस की कंपनीज में नहीं लगाता, कोई चाइना की कंपनीज में नहीं लगाता, मैं कहीं कोई पैसा नहीं लगाता। मैं टोटल पैसा इंडिया में लगाता हूँ। और मेरा क्लियर कट मानना है कि जैसा हमारे मोदी जी जिस तरह से इंडिया को पिछले 10 साल 12 साल में रिफॉर्म्स के लेके आए हैं, चीज़ें लेके आए हैं, तो मतलब
मुझे इंडिया से बेटर मार्केट कोई नहीं कोई है नहीं इस लगती, टाइम। मुझे कोई नहीं लगती। मुझे लगता है अगर आपको पैसा कमाना है, हिंदुस्तान में पैसा कमाना है, तो आपको मार्केट में भी होना चाहिए और पैसा आपका हिंदुस्तान में ही लगा होना चाहिए। मैं तो बहुत मतलब बुलिश हूँ, मतलब मैं अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। मेरी तो 95% वेल्थ सारी स्टॉक मार्केट में रहती है। अब 5% भी सिर्फ इमरजेंसी फंड अपने पास रखता हूँ, बाकी सब मैं मार्केट के अंदर डाल के चलता हूँ। मुझे तो ये अगर मेरा फंड मेरे अकाउंट में ज्यादा पड़ा होता है ना, तो मेरे को डर लगना शुरू हो जाता है, यार सुबह मार्केट भाग गई तो जो अकाउंट में फंड पड़ा है ये बढ़ना रह जाएगा, इसको पहले डाल, इसको पहले डाल। मैं तो उस मोड पे चलता हूँ। तो उसी तरह से ही मुझे लगता है स्टार्टिंग में ज़्यादा डालना चाहिए। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है और आपका जो आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंगली आदमी को जरूर चाहे अपने जो भी वो पैसा कमाता है, सपोज करोगे बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, 50,000 रुपये उसका खर्चा है, 50,000 रुपये उसके जो बचता है, उस 50,000 रुपये के अंदर मुझे ये लगता है कि उसको 25,000 रुपये चाहे SIP कराए या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में डाले, वो स्टॉक मार्केट के अंदर उसको आना चाहिए। जो उसके पास रिमेनिंग 25,000 बचे हैं, उस 25,000 के अंदर मुझे ये लगता है कि उस बंदे को 10 से 15,000 की तो FD में डाल देना चाहिए, 10 से 1,000 रुपए उसको NCDs में डालना चाहिए। NCD आई डोंट नो कि आपको आइडिया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो बहुत सारी कंपनीज के अच्छे अच्छे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं, 1.3x तक सिक्योर्ड होते हैं, जिसमें आपको 10.5% तक का इंटरेस्ट आता है। तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो मेरे को लगता है। तो आप अपने पैसे को इस तरह से डाइवर्सिफाई करके करें जिसमें आपको पैसे की जो आपका स्पेयर पैसा आ रहा है उसको मैक्सिमाइज रिटर्न करें। और सेकेंडली स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई पैसा डालें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपका स्पेयर पैसा होना चाहिए। स्पेयर, राइट। और आप ये समझ के चलिए कि मार्केट में आपने हमेशा स्पेयर पैसा ही डालना है। रिटर्न ज्यादा बन रही है या कम बन रही है वो नहीं सोचना, क्योंकि एक मार्केट का ना आपको एक चीज बताता हूँ, लोग परेशान क्यों होते हैं मार्केट में। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो मार्केट कभी ऐसा आपको स्टेगनेंट रिटर्न नहीं देती कि हर साल 10% देती रहेगी या देती रहेगी। मार्केट नहीं चलेगी, 1 साल नहीं चलेगी, 1.5 साल नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो आपको रुला देगी, आंखों में से आंसू निकाल देगी। जब चलनी शुरू करेगी ना तो आपको एकदम से 25%, 20%, 30% की रिटर्न सब मिलेंगी। राइट। तो जब रिटर्न मिल रही होती है ना, तब किसी से पैसे नहीं निकाले जाते। वो सबसे मुश्किल काम होता है, वो एग्जिट नहीं हो पाता। जब आपको वहां पे एग्जिट नहीं हो पाया ना, तो जब लॉस है तो आपको एग्जिट नहीं करना। तो इसलिए जब आपने स्पेयर पैसे से मार्केट में डाला होगा ना, तो ना आपको प्रॉफिट के अंदर बेचने की जल्दी होगी, ना आपको लॉस में बेचने का डर होगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप स्पेयर पैसे को डालो और कहीं से लोन लेके ना डालें, ना बिल्कुल भी नहीं। लोन लेने वाले लेते हैं, हम लोग हैं, अब इतने सालों से काम करते हैं, हमें नॉलेज है या आइडिया है, थोड़ा बहुत स्किल आ गया, थोड़ा बहुत भगवान की दया से, क्योंकि आपका बिजनेस हो गया आपका ये मेरा ये। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो एक्स्ट्रा इनकम है, उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम है। अब हम लोग करते हैं, हम लोग डालते हैं मार्केट के अंदर, मेरे को बहुत बारी जरूरत होती है तो मैं भी लोन लेता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं डालता। लेकिन जिस दिन मेरे को मार्केट में कंफर्ट खत्म होता है, तो सपोज करो अगर मैंने 50 लाख का लोन लिया है या 1 करोड़ का लोन लिया है, अगर मुझे उसमें 10 लाख रुपए का लॉस भी बुक करना पड़ता है तो मैं 1 सेकंड में बुक करके साइड हो जाता हूँ कि मेरे को मेरा फाइनेंसर जो है, जो मैंने MTF लिया है, वो हमेशा मेरे कंट्रोल के अंडर होना चाहिए। वो मेरे को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं करना चाहिए। राइट। उसमें अगर मेरे को लॉस भी लेना पड़ा थोड़ा बहुत, तो वह लॉस लेके जब मेरा कंफर्ट खत्म हो गया तो मैं वो कट डाउन करके एक लिमिट में आ जाओगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि कौन से एज ग्रुप का, जैसे आपने बताया कौन से एज ग्रुप में कितना डालना चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली यंगस्टर्स की, 20 to 30 एज ग्रुप के जो हमारे व्यूअर्स हैं, 20 to 30 एज के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनको कितना परसेंटेज अपना, अगर मैं कहूँ फंड है, कितना परसेंटेज ऑफ उनका जो सैलरी है, कितनी डालें वो अपने स्टॉक मार्केट में, कितना लग सकते हैं? ये विदु जी डिपेंड करता है कि हर बंदे की रिस्क एपेटाइट ना अपनी अपनी होती है। बट मेरे को लगता है कि अगर किसी बंदे का 1 लाख रुपए कमाई है, 50,000 रुपए उसका महीने का खर्चा है, वो अपना 50,000 साइड पे रखे, 25,000 रुपए मार्केट के अंदर डाले, स्टॉक मार्केट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में डाले या कैसे भी करे। जो बाकी 25,000 बचता है उसमें 10,000 या 15,000 की बैंक FD कराए और 10,000 रुपए के NCD के अंदर इन्वेस्ट करे, ताकि सब देखो, आपने सपोज करो आपने बैंक FD के ऊपर वहाँ पे 6-6.5% का आजकल मेरा इंटरेस्ट चल रहा है, वहाँ पे आपको 6-6.5% का इंटरेस्ट आया। फॉर एग्जांपल आपने 25 में 12.5 उधर कर दिया, 12.5 उधर कर दिया, NCD में आपको 10.5% का रिटर्न आ गया। अल्टीमेटली आपने 8% के आसपास का फेच कर लिया रिटर्न। करेक्ट। तो बेटर है ना? बेटर है, हाँ। नहीं, बिल्कुल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है, बट सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
मार्केट में एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंट्री तो आपकी गलत भी हो सकती है, बट आपकी एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको टाइम नहीं निकलना चाहिए। उसके मैं आपको एक दो एग्जांपल देके बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने येस बैंक भी खरीदा हुआ था, 400 रुपए में भी खरीदा हुआ था। जिस दिन येस बैंक में अंदर नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हुई, कईयों ने जिन्होंने एग्जिट को इम्पोर्टेंट समझा उन्होंने 300 में भी बेचा, 200 में भी बेचा। जिनको लगा कि नहीं मेरे लिए तो एग्जिट 400 के ऊपर ही होगा, उन्होंने उसका 4 रुपए का प्राइस भी देखा। ऐसे ही मैं आपको जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ। तब थोड़ा सा हम लोग नॉलेज मतलब उतनी ज्यादा नहीं थी, कम करते थे। मेरे पास एक स्टॉक हुआ करता था धनलक्ष्मी बैंक, नहीं सॉरी लक्ष्मी विलास बैंक। मेरा परचेज प्राइस था अराउंड 180 के आसपास का। कंपनी स्टॉक चलता रहा। मैं बैंक है, बैंक थोड़ी ना खराब होता है, बैंक थोड़ी ना बिगड़ता थोड़ी है। लेटर ऑन क्या हुआ कि बैंक खराब होना शुरू हो गया। मैं 90 रुपए में स्टॉक बेच के एग्जिट कर गया कि नहीं इसको बेच दो। और वहीं मेरे एक और फ्रेंड था, उनके पास भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी थी। वो कहते नहीं यार बैंक है, कंपनी थोड़ी है जो मर जाएगी। उनका नहीं बैंक है, रखा एंड में आके जीरो हो गया। क्या हुआ, गवर्नमेंट की ऐसी डील हुई, लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक ने ले लिया, शेयर होल्डर जीरो कर दिया। तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लॉस में भी अगर एग्जिट कर रहे हो तो आपको एग्जिट करना है। जब आपको किसी कंपनी के बारे में पता चल गया कि इसमें कोई खराबी आ गई है या इसकी कोई न्यूज बाहर आ गई है, तो आपको रहना भी। लेटेस्ट एग्जांपल है जेनसोल इंजीनियरिंग, एक स्टॉक है ब्लू स्मार्ट। जब वो चल रहा था तो सारी दुनिया वाज लाइक कि जेनसोल ही जेनसोल है, मतलब और कुछ है ही नहीं, मतलब यही नजर आ रहा है। कैसे वो स्टॉक 200-300 रुपए से 700-800 रुपए पहुंचा, इट वाज इन नो टाइम। जहां उसकी थोड़ी नेगेटिव न्यूज आई मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने आज भी रखा हुआ है। अच्छा। उस टाइम मेरे को कॉल भी आया कि यार ये जेनसोल में ऐसी, मैं यार देख बेच दे, लॉस है लॉस बुक कर ले। नहीं लॉस तो मैं बुक नहीं कर सकता, मैं लॉस नहीं बुक कर सकता, फिर वेट कर ले भाई, 0-0 हो जाएगा, पूरे खत्म करा लियो। तो एंट्री तो अगर आपकी गलत भी हो गई और अगर आपकी एग्जिट सही नहीं हुई तो आप ज्यादा नुकसान है, ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल। और अगर आप प्रॉफिट वाले स्टॉक के अंदर भी अगर आपने कहीं एग्जिट करा तो आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट में तो कुछ लॉस आया ना। करेक्ट। बहुत लोग होंगे जिनके पास में, मतलब अगर मैं बताऊं, जब मेरे को थोड़ा नॉलेज कम होती थी एग्जिट के ऊपर, हम कहते थे एंट्री हमेशा लगता सबको यही है कि मेरे पास स्टॉक से, मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक से मेरे पास एक स्टॉक हुआ करता था, चलो मैं नाम नहीं बताता, वो कंपनी जब खत्म भी हो गई है। 40 या 45 रुपए मैंने स्टॉक बाय किया था। अच्छा। विद इन 6 मंथ स्टॉक वेंट अप टू 100 और 120-130 तक चला गया था। स्टॉक मार्केट थोड़ा करेक्टिव, स्टॉक नीचे आया। हमने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। वो लास्ट में आके मैंने 4 रुपए में बेचा था। अच्छा। तो अगर मैंने 120 वाला उस टाइम पे 100 में भी बेच दिया होता तो मेरे पैसे बच गए होते, प्रॉफिट में लॉस होता ना। मैंने 40 में भी बेचा होता तो चलो भाई मेरी कुछ ना कुछ हल्के फुल्के लॉस में छूट गया। मैंने अल्टीमेटली अपनी कैपिटल जीरो करा ली। तो जहां आपको कोई नेगेटिव चीज मिले, नेगेटिव पता लगे, तो बेटर है वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। राइट। तो इसलिए एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री से। जो हमें नॉर्मली लगता होता है कि एंट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जिट तो जब हम एंट्री में तो यार क्या होगा, आपने कोई चीज समझो 100 वाली चीज है, 100 का शेयर लिया 105 का ले लिया होगा ना, 5 रुपए महंगाई तो ले लिया होगा ना, बट आपने सही चीज तो ली है। अब एग्जिट के टाइम पे ये जरूरी है कि अगर वो 150 तक जा रहा है या 200 तक जा रहा है तो 200 के आसपास में सही टाइम पे एग्जिट तो कर रहा हूं, एग्जिट हो जाए। राइट, ठीक है। अब इसका मेरा लास्ट क्वेश्चन है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ सीए, कि स्टॉक मार्केट में टैक्स प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो स्टॉक मार्केट में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के नाम की चीज होती है। जो ज्यादातर सब लोग करते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि 1,25,000 रुपए तक का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है। वो हर बंदे को बुक करना चाहिए, जिस जिसके पोर्टफोलियो में हो वो बुक करना चाहिए। बुक करके चाहे आपको स्टॉक नहीं बेचना तो अगले दिन वो स्टॉक वापस रीबाय कर लीजिए, जो करते हैं हम लोग सब करते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर आपके गेन्स आए हुए हैं लास्ट के अंदर, अगर आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल आपके समझो 1 लाख का गेन आया हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, आपको 20,000 का उस पर ऊपर टैक्स आएगा गवर्नमेंट का। आप नहीं देना चाहते टैक्स, आपको उसको बचाना चाहते हो। अगर आपके सामने पोर्टफोलियो मार्च के अंदर अगर आपको नजर आता है कि आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख या 2 लाख का लॉस आ रहा है, तो 1 लाख का लॉस बुक कर लो। 1 लाख का लॉस बुक करो, बुक करके नेक्स्ट से दोबारा वो स्टॉक खरीद लो, उसको रोलिंग चलती रहेगी। एक दिन तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं इसमें ऐड ऑन करने के लिए, अगर पिछले साल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था
और इस बार अगर आप किसी भी प्रॉफिट में, किसी भी स्टॉक में इनफैक्ट कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप बुक कर लें, तो पिछले साल का आपका सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल वो लॉस। जनरली तभी होता है जिनकी ऑडिटेड रिटर्न्स जाती हैं, जिनकी नॉन ऑडिटेड जाती हैं, तो वो लोग नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। हो सकता है, मतलब वो इंडिविजुअली कोई भी इंडिविजुअली कर सकते हैं वो हो लॉन्ग सकता टर्म है, कैपिटल गेन, वो आप बाकी कैपिटल लॉस अपने सीए से वो बाकी अपने सीए से आप कंसल्ट करोगे तो सीए आपको बता देंगे, सीए एक्सपर्ट है इन सब कामों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच पंकज जी, अपने इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। सबसे इम्पोर्टेंट कि एंट्री एग्जिट कब करनी चाहिए, स्टॉक्स को कैसे चूज करना चाहिए, इधर उधर देख कर नहीं स्टॉक्स लेने चाहिए, अपनी एज, अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये देखकर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कंपनी को आपको कैसे चूज करना है उसके पैरामीटर्स भी आपने बहुत डिटेल में बताए। थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।